Yes, again I request you. Yes, सगळ्यांनी माईक म्यूटच ठेवूयात. आणि प्रवीण सर आपण चॅट बॉक्स ऑन करूयात का? म्हणजे तिथे मेसेज शेअर करतील सगळेजण, काही क्वेश्चन्स असतील, क्वेरीज असतील तर. हाँ, यस यस अंजू मैम, थैंक यू. लैंग्वेज में डिले है ऐसा बोलेंगी कि उसकी स्पीच कितना है, डेवलपमेंट कितना हुआ है, तो उसको हम एक बार थोड़ा अच्छे से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्पीच भी एक तरह का कम्युनिकेशन है, वो है वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम मुंह से आवाज से जो मैं बोलती हूँ, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन. उसमें 3 हिस्सा है. एक आवाज होनी चाहिए. अगर मैं आवाज के बिना अभी बोल रही थी, किसी को समझ में नहीं आया, तो वॉइस इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद जो मैं साउंड्स निकाल रही हूँ, जो मेरी आवाज, अगर मैं बोल रही हूँ एप्पल, तो ये सब साउंड्स होना जरूरी है. एप्पल. अगर मेरे साउंड्स गलत हैं तो भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी. और बात करते वक्त एक फ्लो होना चाहिए. जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, अगर जैसे मुझे बोलना है मेरा नाम अंजुम है, तो मेरा नाम, तो अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो वो स्मूथ नहीं है, अटक अटक के बोल रहा है. ठीक है, तो वहां भी गड़बड़ हो सकती है. तो स्पीच में हम ये 3 चीज देखते हैं सिर्फ, कि आवाज कैसी आ रही है, साउंड्स कैसे बन रहे हैं, और क्या एकदम स्मूथली बात हो रही है कि नहीं. ये हो गया स्पीच. उसके बाद आती है लैंग्वेज. अब आप आवाज निकाल सकते हैं, बट आपको दिमाग में शब्द सोचने हैं ना. अगर आपको दिमाग में वर्ड्स नहीं है, आप मुंह से क्या बोलेंगे. हम ह्यूमन, हम इनमें, आदमी में और किसी एनिमल में फर्क यही है कि आवाज के साथ हमारे दिमाग में शब्द है जो हम बोल सकते हैं. वो जो दिमाग के अंदर हमारा मैसेज है, शब्द है, उसी को हम लैंग्वेज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल पोपट, तोता जो होता है, पैरेट, वो हमारी कुछ चीजें रिपीट कर लेता है, वो आवाज निकाल लेता है, बट वो दिमाग से सोच के नहीं बोल पाता. उसने कुछ चीज वो सीख लेता है, तो कुछ पोपट पैरेट्स रिपीट कर देते हैं, राइट. ह्यूमंस में क्या होता है, हम लोग सोच के प्लान करके दिमाग के अंदर शब्द, और फिर उनको बाहर निकालते हैं. शब्द को बाहर निकालने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं कह सकती हूँ नो, नहीं, नाही. अगर आपके मराठी में होता है नाही, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नो. एक और वे नो कहने का है, मैंने बिना बोले सिर्फ सर हिला के या उंगली हिला के नो बोल दिया. एक और वे नो बोलने का होगा साइन लैंग्वेज. ये एक नो हो गया. उसके अलावा मैं एक पेपर पे NO, नो लिखकर भी दिखा सकती हूँ. ठीक है, तो लैंग्वेज में आप अलग अलग तरीके से वर्बली भी उसको बता सकते हैं, नॉन वर्बली भी बता सकते हैं. अगर वर्बली बताया तो स्पीच के थ्रू बताया. नॉन वर्बली आपने एक्शन यूज कर लिया, आपने साइन लैंग्वेज जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे यूज करते हैं वो यूज कर लिया, पेपर पे लिख के बता दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया. वो सब नॉन वर्बल वे है लैंग्वेज यूज करने का. अभी जब जनरली हम एज स्पीच थेरेपिस्ट लैंग्वेज को देखते हैं, तो हम उसको 2 भाग में देखते हैं, रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज. आप लोगों को भी बच्चों की जो रिपोर्ट्स मिलती होंगी स्पीच में, उसमें वो लिखा होगा रिसेप्टिव लैंग्वेज एज, ये रिसेप्टिव लैंग्वेज है, ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है करके. रिसेप्टिव लैंग्वेज मतलब अगर कोई कुछ बात कर रहा है तो क्या वो बच्चा समझता है कि नहीं. रिसेप्टिव का मतलब होता है अंदर लेना. तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बात कर रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप रिसेप्टिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं. आप उस बात को दिमाग में लेके उसको समझ रहे हैं. बच्चों के लिए सिंपल सिंपल चीजें, अगर हम पूछे एप्पल कहाँ है, वो पॉइंट करके बता देंगे एप्पल है, इसका मतलब रिसेप्टिवली उनको एप्पल समझ में आ गया. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बच्चे से बोला पानी ले आओ, तो वो पानी लेके आ गया, इसका मतलब उसने बात को समझ लिया. ओके. सेकेंड पार्ट होता है, ये है रिसेप्टिव लैंग्वेज. ये क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो मुझे थम्स अप दिखाइए. वी विल ऑल्सो यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जिसको क्लियर है मुझे थम्स अप दिखाइए. ओके, वेरी गुड. तो हम भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं हाँ यहाँ पर.
तो ये हो गया रिसेप्टिव लैंग्वेज। अब है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। अब आपने मुझसे कुछ पूछ लिया, तो अब मुझे आपको जब कुछ बताना है तो मैं कुछ सोच के वो बाहर निकाल रही हूँ, उसे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बोलते हैं। तो मैंने जब मुझे सचिन सर, नेत्रा मैम ने बोला कि आपको ये प्रेजेंटेशन बात करना है आपसे वेबिनार में, तो मैंने पूरा सोच के रखा है, वो मेरे दिमाग में है। अब मैं जब वो बाहर बोल रही हूँ आपको, तो वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। मैं भी दो क्या 3 मोड यूज कर रही हूँ। एक मुंह से बोल रही हूँ, दूसरा आपको मैंने स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स लिख के दे दिए हैं, तो मैं रिटन मोड यूज कर रही हूँ, वर्बल मोड यूज कर रही हूँ, स्पीच यूज कर रही हूँ क्योंकि बात कर रही हूँ, साथ में मेरे हाथ भी हिल रहे हैं, 1 2 3 कर रही हूँ, थम्स अप कर रही हूँ, तो मैं जेस्चर्स भी यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं भी अभी जब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज 3 डिफरेंट वेज से आपको बता रही हूँ, है ना? यस, आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। व्हेन आई आस्क अ क्वेश्चन, आप लोग म्यूट है तो मैं आपकी आवाज नहीं सुन सकती, बट इफ यू नॉड योर हेड, शो अ थम्स अप, स्माइल, मुझे पता चल जाएगा आप लोग सुन रहे हैं। ओके, तो ये हो गया। तो अभी रिसेप्टिव लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, ये आप लोगों को समझ में आ गया? यस, नो, ओके, ऑल राइट। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर हमने बच्चे से कुछ बोला और वो उसे समझ गया, इसका मतलब वो रिसेप्टिव लैंग्वेज है। आप और बच्चा जब खुद कुछ बताता है या आपके क्वेश्चन की रिस्पॉन्स में कुछ बता रहा है, देन इट इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, अब जब आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास आते हैं, तो हमको लैंग्वेज एक बच्चे को जब सिखानी है, तो उसमें 5 चीज होती है जिसपे हम काम करते हैं। सबसे पहला होता है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स मतलब चीजों का मतलब। फॉर एग्जाम्पल, ये मोबाइल फोन है, ये पेंसिल है, ये एप्पल है। सबसे पहले हम बच्चे को यही सिखाते हैं ना, ये मम्मी है, पापा है, ये आई है, वो बाबा है, वो आजी है ना? मतलब फोटो दिखा के, देखो ये एप्पल है, देखो ये बनाना है, ये कार है, तो हम चीजों का मतलब बता रहे हैं उनको। ठीक है, वो होता है सिमेंटिक्स। नेक्स्ट होता है सिमेंटिक्स, बच्चे को समझ में आ गया। साथ में एक होता है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी मतलब साउंड्स। अब स्टार्टिंग में हम बच्चे को अगर बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि ये बस है, आई सॉरी दिख नहीं रही होगी शायद। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बता रहे हैं कि ये बस है, आई हैव अ बस, ये बस है समझ लीजिए। ओके, दिस इज अ बस, तो हम क्या बोलेंगे? ये बस है, तो वो सिमेंटिक्स हो गया। और ब ब ब साउंड्स बताए, तो वो हो गया आपका फोनोलॉजी। कि कई बच्चों को हमको बताना पड़ता है, ब ब बस ऐसे करके सिखाते हैं ना हम लोग कभी कभी बच्चों को अपने, दैट इज फोनोलॉजी। कि ये बस का बोलने के लिए ये साउंड्स आपको सुनने चाहिए, ये साउंड्स आपको पता होने चाहिए। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जिस बच्चे की फोनोलॉजी अच्छी होगी, आगे जाके रीडिंग अच्छे से। ये हो गया। नेक्स्ट आता है सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी। ये दो साथ साथ जाते हैं। अभी बस, सिर्फ बस कह देने से तो काम नहीं चलेगा ना। कैसे बोलते हैं? ये एक बस है, बस ऑरेंज कलर की है, इसके 4 व्हील्स हैं। तो हम कुछ कुछ व्याकरण, ग्रामर भी यूज करते हैं साथ में ना सेंटेंस में। हम सिर्फ ये तो नहीं बोलेंगे ना बस ऑरेंज, ऐसे नहीं बोलते ना। हम क्या बोलते हैं? बस ऑरेंज कलर की है, कनेक्ट करके कुछ ग्रामर भी यूज करते हैं। तो वो हो गया सिंटैक्स और मॉर्फोलॉजी। लास्ट में आता है प्रैग्मेटिक्स। अभी बच्चे को पता है ये बस है, बच्चा बस बोल रहा है, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? अगर फायदा कब हुआ? अगर बच्चा बोले मम्मी, अगर पॉइंट करके बोले बस, इसका मतलब वो आपको दिखा रहा है। या अगर बच्चा रो रहा है, उसको बस चाहिए, तो वो बोले मम्मी बस दे के लिए वो बोले। आप पूछिए तुला काय पाहिजे, तुमको क्या चाहिए, तो वो बोले बस। राइट, वो हो गया प्रैग्मेटिक्स। कि उसको वो यूज करता है अपनी बात को कहने के लिए। बहुत बच्चे हम देखते हैं कि बुक में या फ्लैश कार्ड में 100 वर्ड्स 500 वर्ड्स भी रिपीट कर देंगे, बट अगर उसको खुद से कुछ काम है तो वो नहीं बोलता वो वर्ड, है ना? तो वहां पे प्रैग्मेटिक का इशू होता है कि बच्चे को शब्द बोलना आता है, बच्चा शब्द समझता है,
बट सही टाइम पे उसको यूज नहीं करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फोटो देख के बच्चा बोलेगा कि अगर कोई फोटो है जिसमें किसी बच्चे को चोट लगी है तो वो बोलेगा ओहो बुबू हो गया, चोट लग गई, रो रहा है, वो सब बोलेगा। लेकिन अगर उसको खुद को चोट लगेगी और पूछे क्या हुआ तो वो ये नहीं बोलेगा मुझको चोट लग गई। करेक्ट, ये होता है ना कभी कभी कि बुक में या फ्लैश कार्ड में बच्चे ने बता दिया बट एक्चुअल रियल लाइफ में वो नहीं यूज कर रहा है। हम सब सोचते हैं ये क्या हो गया, उसको आता है, स्कूल में सीख लिया, थेरेपिस्ट ने सिखा दिया, बुक में दिखा तो एक बार बताया है, बट रियल लाइफ में सिचुएशन में नहीं आता है। तो वो इसलिए क्योंकि उसकी प्रैग्मेटिक स्किल्स पे काम करना है हमको, कि वो जो उसको शब्द बोलना या जिस तरह से भी वो बताता है उसको सब जब जरूरत हो तब वो यूज करना भी आना चाहिए। बहुत बच्चे जिनको ऑटिज्म होता है, एएसडी या ऑटिज्म, उनको इसमें दिक्कत होती है कि वो एक्चुअली तो बहुत चीजें पहचान लेंगे, बहुत चीजें बता देंगे, बट एक्चुअल वन ऑन वन कम्युनिकेशन में नहीं होगा। इसीलिए टीचर के साथ, थेरेपिस्ट के साथ, सिर्फ मम्मी के साथ बहुत बोलेंगे, और कोई आ गया चुप। और हम लोग सोचते हैं ये क्या, मम्मी के साथ तो बोलता है, कोई और पूछता है तो क्यों नहीं बोलता, क्योंकि उनकी प्रैग्मेटिक स्किल्स वीक है, तो उस पे हमको काम करना होता है। ऑलराइट, तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया, बेसिक चीजें थोड़ा ही समझ ले तो ये बहुत है, बिकॉज आपका जो स्पीच थेरेपिस्ट है या फिर आपके जो स्पेशल एजुकेटर हैं वो डिटेल में इस पे काम करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, एक सेकंड, या ऑलराइट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि बच्चों में भाषा और स्पीच, लैंग्वेज और स्पीच डेवलप कैसे होती है, ये कैसे होता है, कैसे जो है बच्चों में हम ये डेवलप करते हैं। तो इसमें जब बच्चा होता है उसका डायपर गंदा किया है, रोना, ही ओनली क्राइज, है ना। कोई भी जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो सिर्फ रोता है, राइट, यस, हाँ। फिर जब बच्चा 3 या 4 महीने का होने लगता है तब आप उससे जब प्यार से बात करते हैं तो वो आंखें खोल के देखता है, हंसता है आपकी तरफ, और पसंद की चीजें आती है तो हाथ पैर खूब हिलाता है ना, वो सब करता है, स्माइल देता है। और 4 मंथ्स कोई आवाज हो तो देखता है ऐसे करके, किसी ने ताली बजाई या आपने रैटल झुंझुने से यूं यूं साउंड किया तो वो यूं करके देखता है कि क्या हुआ, राइट। तो 3 से 4 महीने पे ये होता है। फिर अगले 3-4 महीने, बाय 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, क्या होता है, बच्चा गोदी में ही होता है लेकिन अगर कोई उससे जोर से बोल दे तो वो यूं करके डर जाएगा, कोई बहुत हंस हंस के बात करे तो वो भी हंस हंस के बात करता है, और अपना हाथ मुंह खूब मुंह में डालता है, कोई भी टॉय दे दीजिए सब कुछ मुंह में जाता है उसके, ठीक है, वो एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है, वो चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और छोटी छोटी आवाजें जैसे अब्बा 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 अब्बा, अम्मा 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 अम्मा, आहू, अटाटा, इस तरह की साउंड्स निकालना शुरू करता है। लेटे लेटे आवाजें करता है ना बच्चा खेलते समय, तो वो होता है। ऑलराइट, उसके बाद क्या होता है, फिर फर्स्ट बर्थडे, जब बच्चों की फर्स्ट बर्थडे आती है, हम लोग ऐसे ही करते हैं, तब तक बच्चे बैठने लगते हैं, कुछ कुछ साउंड्स को कॉपी करने लगते हैं। जैसे अगर हम कभी कभी बच्चों को बोलते हैं बाबा मन बाबा, तो कुछ बच्चे बाबा बाबा करने लगते हैं। और छोटे गेम्स जैसे जो है ना, पिकबू पिकबू, या ये 1 2 3 और गुदगुदी लगाना, उस तरह के गेम्स उनको अच्छे लगने लगते हैं। कोई चीज छुपा दो तो उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। और बच्चों से अगर बोलो नो, ना ही, ऐसे नहीं करना, तो वो रुक जाएंगे 1 सेकेंड के लिए, फिर वो कंटिन्यू करेंगे काम, बट वो 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं, ये सब करने लगते हैं। और जनरली बच्चे फर्स्ट बर्थडे तक 1-2 वर्ड अम्मा, बाबा, दादा, ऐसे करके एक एक शब्द बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बर्थडे तक ये होता है। साथ साथ फर्स्ट बर्थडे तक बच्चे चलना भी शुरू करते हैं, दे स्टार्ट वॉकिंग ऑल्सो। फर्स्ट बर्थडे मतलब 1 साल पे ही करना जरूरी नहीं है, कुछ बच्चे शायद 2-3 महीने बाद करें, कुछ बच्चे 2-3 महीने पहले भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सेकेंड बर्थडे आती है, तो सेकेंड ईयर में बच्चे सब कॉपी करने लगते हैं, पापा फोन पे बात कर रहे हैं वो भी देख के कॉपी करेंगे,
कोई मम्मी कैसे बात करती है कॉपी करेंगे, बहुत सारे शब्द समझने लगते हैं, कोई चीज छुपा दो तो उसको भी ढूंढने लगते हैं, और कुछ कुछ ये शेप्स कलर्स थोड़ा थोड़ा ये सब पहचानने लगते हैं। खेल किचन सेट खेलना, खाना बना के खिला रहे हैं किसी को पिटा बोल रहे हैं मैं पिटाई करूंगा, जैसे मम्मी डांटती है वैसे डांट रहे हैं, ये सब करने लगते हैं। सेकेंड बर्थडे तक आइडियली बच्चों को दो दो शब्द ज्वाइन करके आना चाहिए, जैसे पापा कार, मम्मी दे, बॉल दे, ऐसे कर करके दो दो शब्द ज्वाइन करके आना चाहिए बोलना उनको। फिर नेक्स्ट 1 ईयर, थर्ड बर्थडे, ठीक है, थर्ड बर्थडे तक बच्चे आके किसी को अगर आप जब आप गुस्सा करेंगे आके गले लगेंगे, कुछ बात करके आपका मूड अच्छा करना चाहेंगे, और टॉयज से खूब अच्छे से खेलने लगते हैं, किचन सेट, डॉक्टर सेट, ये सब खेलने की कोशिश करते हैं, रेड ब्लू ग्रीन येलो कलर्स आइडेंटिफाई करते हैं, और मैच करने लगते हैं, चीजों को मैचिंग कर पाते हैं, तो ये सब करते हैं, और कमांड फॉलो करते हैं। अगर आप एक बच्चे से बोले कि रूम में जाओ कि पापा का मोबाइल लेकर आओ, वो लोग वो लेकर आ पाते हैं, तो ये थर्ड बर्थडे पे होने लगता है। साथ साथ कुछ कुछ छोटे छोटे सेंटेंस बनाने लगते हैं, 3 वर्ड्स के 4 वर्ड्स के सेंटेंस बनाने लगते हैं। ओके, ये थर्ड बर्थडे तक होता है। फिर आती है बच्चों की फोर्थ बर्थडे। इस टाइम तक बच्चे जनरली बहुत शैतान हो जाते हैं, नॉटी बहुत हो जाते हैं, ये तो है, मम्मी पापा बस सब परेशान हो जाते हैं, इसीलिए सब उनको उठा के स्कूल में डाल देते हैं तब तक। इसीलिए मेन रीजन फॉर सेंडिंग चिल्ड्रन सो अर्ली यही होता है पेरेंट्स का। इस टाइम तक बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, काउंटिंग शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5, सेंटेंसेस बनाते हैं, छोटी छोटी स्टोरीज भी बताने की कोशिश करते हैं, और कोई घर आया तो उनसे भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो इस तरह की चीजें अपनी फोर्थ बर्थडे तक बच्चों को करना चाहिए। फिर फिफ्थ बर्थडे तक उनके एक फ्रेंड ग्रुप हो जाता है, जिनके साथ वो खेलना पसंद करते हैं, डांसिंग करना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं, और उसके बाद कार्टून्स में बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है कि ये वाला कार्टून है, वो वाला कार्टून में इंटरेस्ट आ जाता है। सब कुछ खुद करना है, मम्मी को बड़ी प्रॉब्लम होती है उससे, क्योंकि सब काम बिगाड़ते हैं वो, बट बच्चों को सब कुछ खुद से करना होता है, ठीक है। काउंटिंग, कलर्स, शेप्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स, ये सब सीखने लगते हैं, और प्रॉपर सेंटेंसेस में बात करने लगते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द फर्स्ट 5 years। पहले 5 साल में बच्चों को आइडियली ये करना चाहिए। बट क्या होता है, जिन बच्चों को, कई बच्चों में डिले होता है, तो वो ये नॉर्मल पैटर्न, इसे हम नॉर्मल अबनॉर्मल हम नहीं यूज करते हैं, हम बोलते हैं टिपिकल एंड एटिपिकल। टिपिकल मतलब ज्यादातर बच्चों जैसा, एटिपिकल मतलब थोड़ा अलग। तो अब जो है नॉर्मल एंड अबनॉर्मल यूज नहीं होता है, ठीक है। जनरली हम एज थेरेपिस्ट साइंटिफिक उसमें नॉर्मल अबनॉर्मल नहीं यूज होता है, हम बोलते हैं टिपिकल यानी बाकी बच्चों जैसा, एटिपिकल यानी बाकी बच्चों से अलग, दैट्स ऑल वी से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, जब बच्चे ये पैटर्न फॉलो नहीं करते तब उनको जो है एक डिले होता है। तो डिले भी कैसा कैसा हो सकता है, एक डिले होता है जो सिर्फ स्पीच का होता है। स्पीच डिले के में अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, तो जैसे और एक होता है अप्रैक्सिया, उसमें बच्चे को पता है क्या बोलना है, बट उसके मुंह से उस समय वो साउंड्स वैसे नहीं निकलते। ये बहुत कॉमन है उन बच्चों में देखने को जो अकेले में खेलने में ऐसे वो साउंड्स निकाल देते हैं, बट जब कोई बोलता है अभी बोलो तब नहीं बोलते, तो उन बच्चों में कभी कभी अप्रैक्सिया दिखता है। दूसरा है डिसार्थ्रिया, उसमें वीकनेस होती है, यहाँ पे बहुत बच्चों के यहाँ सब वीक होते हैं, मसल्स वीक होते हैं, टंग मूवमेंट नहीं होता है अच्छा, उनमें ये डिसऑर्डर होता है स्पीच डिसार्थ्रिया। तीसरा है ओरोफेशियल मायोफंक्शनल डिसऑर्डर, ये भी ओरोमोटर एक तरह का डिसऑर्डर होता है, यू डोंट वरी अबाउट द नेम्स। और चौथा होता है स्पीच साउंड डिसऑर्डर, कुछ बच्चे तुतलाते हैं, मेरे पापा की काल है, र को ल बोल दिया, इस तरह के सेंटेंस में तोतली बोली में बोलते हैं ना, वो होते हैं स्पीच साउंड डिसऑर्डर। फिर होता है स्टटरिंग,
जैसे मेरा नाम, वो हो गया एक और डिसऑर्डर। फिर एक होता है वॉइस। वॉइस में आवाज की प्रॉब्लम, ये जन बच्चों में कम दिखाई देता है। जनरली उन्हीं बच्चों में दिखाई देता है जिन बहुत चिल्लाया है तो उसकी आवाज बैठ गई है, तो उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बट ये बच्चों में उतना कॉमन नहीं है, अनटिल एंड अनलेस बच्चे को सीपी हो, सेरेब्रल पाल्सी अगर होता है कभी कभी, तो उन बच्चों में वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। ये है मेन एरिया जो हम ऑटिज्म के बच्चों में, एडीएचडी के बच्चों में, जिन बच्चों में आईक्यू डेफिसिट्स होती है, उनमें ये डिसऑर्डर, मेनली ये वाला डिसऑर्डर होता है। तो डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर मतलब कि ग्रोथ ईयर्स में, बच्चे के पहले 5-6 साल में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमने देखा था ना अभी, फर्स्ट ईयर में ये बोलना चाहिए, सेकेंड ईयर में ये बोलना चाहिए, जब बच्चे वो नहीं कर सकते तो उसे डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर बोलते हैं। कॉमन लैंग्वेज में हम इसको लैंग्वेज डिले बोलते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज डिले बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा 2 इयर्स का हो गया है, अभी तक बात नहीं कर रहा है। बच्चा 3 इयर्स का हो गया लेकिन सिंगल वर्ड्स में बात कर रहा है, कि सिर्फ चीजों का नाम बोलते बट सेंटेंसेस नहीं बना रहा है, तो उसे हम डिले बोलते हैं। इसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। आप ऑटिज्म हो सकता है, एडीएचडी हो सकता है, आईक्यू डेफिसिट जिसे पहले मेंटल रिटार्डेशन कहते थे, इंटेलेक्चुअल डेफिसिट वो हो सकता है। कुछ बच्चों को फिट्स, सीजर्स की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से हो सकता है। कुछ बच्चों को आजकल हम एक नया देख रहे हैं, स्क्रीन डिपेंडेंसी। बहुत बच्चे जो बहुत ज्यादा यूट्यूब और मोबाइल पे फुल टाइम लगे रहते हैं, उन बच्चों में भी हमको लैंग्वेज डिले दिख रहा है। जो बाकियों से बात, कुछ बच्चे हैं जो 3-3, 4-4, 5-5 घंटा टीवी चल रहा है, यूट्यूब देख रहे हैं, उनमें भी डिले देखा जाता है। तो वो हो गया डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर। फिर आता है लर्निंग डिसेबिलिटीज, मतलब रीडिंग में प्रॉब्लम, राइटिंग में प्रॉब्लम, स्पेलिंग में प्रॉब्लम। ठीक है, ये सब दिक्कत हो सकती है। अगेन, जिन बच्चों को ऑटिज्म है, एडीएचडी है, मेंटल रिटार्डेशन है, उसमें से कुछ कुछ बच्चों को इनकी भी दिक्कत होती है, तो ये होता है। लास्ट वन है सेलेक्टिव म्यूटिज्म। ये कुछ नया है, हम स्पीच थेरेपिस्ट के लिए थी। दिस इज बेसिकली कि ये होता है कि बच्चे में और कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ जगह वो मुंह ही नहीं खोलता, सब नॉर्मल है बाकी सब, बट वो बात ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, वो बच्चा घर में चटर पटर फुल ऑन बात करेगा, स्कूल जाके चुप, एक रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो उसे हम, या बाहर जाता है तो बिल्कुल इतना चुप हो जाता है कि लोगों को लगे ये क्या प्रॉब्लम है इसको, तो उसे सेलेक्टिव म्यूटिज्म कहते हैं। तो उन बच्चों का अलग तरह की थेरेपी होती है। तो बेसिकली जो आप लोगों को ये ऑटिज्म, एडीएचडी, ये सब डिसऑर्डर्स होते हैं, उनकी वजह से बच्चों में स्पीच की प्रॉब्लम और लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है डेवलपमेंटल डिले की, लर्निंग डिसेबिलिटी की, या सेलेक्टिव म्यूटिज्म की। स्पीच में कुछ बच्चों क्लियर नहीं बोल पाते, या फिर जब बोलते हैं तो बहुत धीरे से बोलते हैं, विस्पर करके बात कर रहे हैं, आवाज क्लियरली निकल ही नहीं रही है उनकी, सुनाई नहीं दे रही है दूसरों को, इतना धीमे बात कर रहे हैं। उस तरह के वो स्पीच एंड लैंग्वेज के डिसऑर्डर इन बच्चों में दिखाई दे सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि एक ऑटिज्म के या एक एडीएचडी बच्चे में ये सारी प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं होता है। किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम होती है। ऑलराइट, तो ये हो गया व्हाट इज स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, स्पीच थेरेपिस्ट क्या होता है। तो जब पहली बार आप लोगों को बताया गया होगा कि योर चाइल्ड, आपके चाइल्ड जो है डिले है, आप जाइए स्पीच थेरेपी करवाइए, आप जाइए ओटी कराइए, तो बहुत पेरेंट्स को ये होता है कि हु इज ए स्पीच थेरेपिस्ट, ये होता कौन है, ये डॉक्टर है, टीचर है, ये है क्या। तो द क्लियर आंसर इज, ना ही हम डॉक्टर्स हैं और ना ही हम टीचर्स हैं। वी आर कॉल्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, दैट होता है। तो हम जो, यस मैम, अंजू मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ जस्ट मतलब एक इम्पोर्टेंट बोलना था। हाँ हाँ सभी पेरेंट में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे वेबिनार। हाँ, यस,
परत सेम हम लोगों की एक डिग्री होती है, डिप्लोमा होगा या बैचलर्स या मास्टर्स या पीएचडी स्पीच एंड हियरिंग में, तो यही लोग सर्टिफाइड है स्पीच थेरेपी करने में, क्योंकि हमने इसी की पढ़ाई की है। जैसे लोग इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिसिन करते हैं, बीकॉम करते हैं, हमने इसमें पढ़ाई की है और ट्रेनिंग ली है, इसलिए वी आर कंसिडर्ड एज स्पीच थेरेपिस्ट। ठीक है, ये हो गया। हम करते क्या है एज ए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट? दो चीज, एक असेसमेंट जो कि आपके बच्चों का होता होगा रेगुलरली, दूसरा ट्रीटमेंट यानी थेरेपी। यानी स्पीच थेरेपी हमारे काम का एक हिस्सा है। तो हम स्पीच की प्रॉब्लम्स को उसको असेस करते हैं, डायग्नोस करते हैं और फिर उसकी थेरेपी, लैंग्वेज जो भी हमने डिसऑर्डर्स किए अभी डिस्कस किए उनको हम जो है असेस करते हैं, उसके बाद इवैल्यूएट करते हैं, फिर डायग्नोस करते हैं उनकी थेरेपी। कॉग्निटिव कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स बेसिकली बड़ों में या फिर कुछ बच्चों में, स्पेशली जो एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो उनको कुछ डिफिकल्टीज होती हैं कॉग्निशन में, इंटेलेक्चुअली कुछ डेफिसिट्स होते हैं, तो हम उनको उनके साथ काम करते हैं। और साथ में हम ओरल मोटर स्किल्स, खाने का और निगलने का, तो खाना कैसे चबाना चाहिए, खाना कैसे निगलते हैं, उसमें भी स्पीच थेरेपिस्ट ही काम करते हैं, क्योंकि हमारा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है हेड एंड नेक, तो इस हिस्से का हम जो भी है वो हम यूज करते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा रोल है। अभी नेक्स्ट है प्री रिक्विजिट और प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स। व्हाट वी कैन डू मैम इज कि आप मीटिंग एंड कर दीजिए एंड एवरीवन कैन जॉइन अगेन, ये हम तब शुरू करेंगे। आई थिंक दैट वुड बी अ येस बेटर आयडिया। शुअर शुअर येस प्रवीण सर आपण एंड करू शकतो आता, म्हणजे सगळे कनेक्ट करतील परत. एंड फॉर ऑल एंड देन वी कैन जॉइन अगेन। येस येस Yes. येस शुअर Okay. ओके मैम। तो अभी तक हमने जो है ये देखा है कि बेसिकली व्हाट हमने देखा कि कम्युनिकेशन क्या है, स्पीच लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के क्या क्या तरीके हो, डिफरेंट टाइप्स, रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। हमने देखा कि बच्चों में लैंग्वेज या स्पीच डेवलप कैसे होती है, कैसे। किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। राइट, यस, ओके, थैंक यू। तो ये सब हमने अभी देखा था। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। प्लीज सगळेजण माइक म्यूट करूयात आपण, म्हणजे आपल्याला वेबिनार नीट अटेंड करता येईल. 1 minute. Just. ओके, या इट्स फाइन नाउ, लेट्स कंटिन्यू। तो अभी तक हमने देखा कि बच्चों में लैंग्वेज डेवलप कैसे होता है, और एज ए स्पीच थेरेपिस्ट अगर वहां लैंग्वेज सही तरीके से बच्चे बात नहीं कर रहे या बोल नहीं रहे तो हम आगे नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अभी तक हमने ये देखा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब आप बच्चे का एक डायग्नोसिस हो गया, उसको लैंग्वेज डिले है करके, फिर जब आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है। तो आपने ये बहुत सुना होगा टर्म प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स, प्री रेक्विजिट स्किल्स। ये बेसिकली फाउंडेशन है। जैसे एक घर बनाने से पहले हम उसकी नींव रखते हैं, एक फाउंडेशन रखते हैं, पिलर डालते हैं। अगर हम वो नहीं डालेंगे और घर बना देंगे तो घर गिर सकता है, राइट। उसी तरह एक बच्चे को अगर बात समझना है या बोलना सीखना है तो उससे पहले हमें उसको ये फाउंडेशन देनी है। इसे हम प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स या प्री रिक्विजिट स्किल्स बोलते हैं। अगर बच्चे में ये आएगा तभी बच्चा बात को समझने की कोशिश करेगा या बोलने की कोशिश करेगा। इसीलिए कभी कभी जब पेरेंट्स पहली बार स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं बड़े कंफ्यूज होते हैं, ये तो सिर्फ खेल रही है, ब्लॉक्स के साथ खेल रही है, बीट्स के साथ काम कर रही है, कुछ बोलना तो सिखा ही नहीं रही है, ऐसे सोचते हैं। ये इसीलिए क्योंकि हम प्री लिंग्विस्टिक पे काम कर रहे हैं। अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे तो बच्चा जो है वो ठीक से हमारे साथ सीखेगा नहीं। जब हम उसको वर्ड सिखाएंगे, जब हम उसको सेंटेंसेस सिखाएंगे तो वो सीखेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें
इसमें कई पार्ट होते हैं। सबसे पहला है जॉइंट अटेंशन। तो जनरली जब आप जाएंगे तो आपकी बच्चों की रिपोर्ट में 5 चीज होती है: अटेंशन, सिटिंग बिहेवियर, कंप्लायंस, आई कांटेक्ट, इमिटेशन। मतलब चीजों पे ध्यान देना, एक जगह बैठकर काम करना, कंप्लायंस यानी कि जो सब बोल रहे हैं उसको समझना, और आई कांटेक्ट, अगर मैं बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखना, और इमिटेशन, मुझे कॉपी करना। यही स्किल्स हैं। आज इसको एक अलग तरीके से देखा जाता है। तो जब एक बच्चा आता है, कभी कभी हम नोटिस करते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे खिलौनों से खेलते नहीं है। हमने बच्चे को टॉय दिया, उसने देखा साइड में रख दिया, या फिर जिस तरह से हम बोल रहे हैं वैसे नहीं खेलते, या फिर हम पढ़ाने बैठते हैं तो बच्चा भाग जाता है या फिर कुछ और देखने लगता है, हमारी चीज पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि उस बच्चे में जॉइंट अटेंशन नहीं है। जॉइंट अटेंशन मतलब अभी मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं आप लोगों से बोलूं सब लोग देखिए यहाँ स्क्रीन पे जो फोटो लगाई है मैंने, आप सब इमीडिएटली फोटो की तरफ देखते हैं, राइट? वो जॉइंट अटेंशन है। आप मेरी बात पे भी ध्यान दे रहे हैं, साथ साथ जब मैंने बोला फोटो को देखिए, आपने फोटो पे भी ध्यान दिया। तो आप और मैं दोनों मिल के फोटो पे ध्यान दे रहे थे, उसे जॉइंट अटेंशन बोलते हैं। अगर एक बच्चे को आपके साथ एक गेम खेलना है तो जिस टॉय के साथ आप खेल रहे हैं उसको भी उसी टॉय पे ध्यान देना होगा, उसी खिलौने पे। अगर आप बच्चे को एक फ्लैश कार्ड दिखा के, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चे को एक फ्लैश कार्ड दिखा के बोल रहे हैं ए इकाय मन, एप्पल मन, एप्पल, तो अगर बच्चा फोटो नहीं देखेगा आपकी तरफ और फोटो दोनों पे बच्चे का ध्यान होना चाहिए, तभी वो सीखेगा, करेक्ट? अगर वो फोटो नहीं देखेगा तो वो पहचानेगा कैसे कि यही एप्पल है? तो अगर मैं बोलूं ए इकाय बग बग एप्पल, एप्पल बग ई एप्पल है, तो आप क्या कर रहे हैं, मैं पॉइंट कर रही हूँ तो आप एप्पल को भी देख रहे हैं और मेरी बात भी सुन रहे हैं। जॉइंट अटेंशन, आपका और मेरा, हम दोनों का ध्यान इसी पे है, तो बच्चा उसी चीज पे ध्यान दे रहा है जिस पे मैं बात कर रही हूँ। इसे जॉइंट अटेंशन बोलते हैं। सबसे पहले बच्चे में ये लाना होता है। इसमें अलग अलग तरह के हम गेम्स खेलते हैं, जैसे जब ब्लॉक्स बनाने को बोलते हैं तो बच्चा देख रहा है कि थेरेपिस्ट ने या मम्मी ने या टीचर ने ब्लॉक उठाया, उसको जोड़ा, तो उसको जॉइंट, वो वहां पे ध्यान देना सीख रहा है। बबल्स, जब हम बबल्स ब्लो करते हैं और बच्चे को बोलते हैं कि उसको फोड़ो, उसको पॉप करो फिंगर से, तो वो जॉइंट अटेंशन सीख रहा है। इसको जॉइंट अटेंशन बोलते हैं। तो बच्चों में ये फर्स्ट आना होता है। दूसरी चीज, इसकी कोई उम्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है और उसमें नहीं है तो ये नहीं आएगा, नो, यू कैन स्टार्ट वर्किंग किसी भी एज पे ये चीज लाने के लिए बच्चे में, ठीक है? ये आज प्रैक्टिस के साथ जितना हो सके हम ला सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद है कम्युनिकेटिव इंटेंट। अभी अगर मेरा मूड बात करने का नहीं है, आप लोग मुझसे कितनी भी बात कर लीजिए, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा इंटेंशन ही नहीं है बात करने का, है ना? तो अंदर से एक चाहत होनी चाहिए, एक अंदर से एक फीलिंग होनी चाहिए कि मुझे बात करनी है, तभी मैं बात करूंगी ना। बहुत बच्चों में यही होता है कि उनमें कम्युनिकेटिव इंटेंट नहीं होता है। आप उसको ये चीज चाहिए, आपने चीज नहीं दी, थोड़ी देर ट्राई करेगा फिर छोड़ के चला जाएगा। कई बार जब हम लोग पेरेंट्स से बोलते हैं कि आप कोशिश करिए, पेरेंट्स बोलते हैं मैम मैं ट्राई करती हूँ, वो थोड़ी देर हाथ करता है आगे फिर भाग जाता है वहां से। क्यों? क्योंकि उसके आगे उसकी इंटेंट नहीं है, उस बच्चे को चाहिए ही नहीं वो चीज, ऐसा लगता है। उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन इंटेंट। मतलब बच्चा हमें किसी तरह से तो बताए कि वो भी बात कर, हमें कुछ बताना चाह रहा है। इसका सबसे बेसिक है रोना। अगर बच्चा आपकी तरफ देख के रो रहा है, को कोई चीज चाहिए, वो मुंह से नहीं बोल रहा है दे दे, बट वो आपको लेके गया उधर, पॉइंट कर रहा है ऐसे उंगली दिखा के मुझको वो चाहिए, तो वो आपको बता रहा है, राइट? दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेटिव इंटेंट। इसीलिए पॉइंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। उसका मतलब बच्चा खुद से सोच के अपनी तरफ से प्लान करके बता रहा है कि वो दिखा रहा है वो चीज, इसीलिए पॉइंटिंग सिखाना इतना इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, उसके बाद कोई चीज दूर रखी है, बच्चे ने हाथ कर दिया, आंखों से दिखा दिया कि चाहिए उसको, फेशियल एक्सप्रेशन, इससे भी होता है। स्पेशली जो बच्चे जो जिनको हम नॉन वर्बल कहते हैं, जो ऑटिज्म के बच्चे हो गए, एडीएचडी के, जो बिल्कुल बात नहीं करते, उनमें ये
देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो लोग नॉन वर्बली बहुत कुछ बोल रहे हैं हमसे, क्योंकि मुंह से नहीं बोल रहे, हम उसे समझते नहीं है। अगर आप ध्यान दे के उसको देखें, यू विल रियलाइज कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी उससे हमको कितना कुछ बता रहे हैं। तो कम्युनिकेटिव इंटेंट को आपको पता करना चाहिए कि उसमें है, कैसे वो बता रहा है। जिस बच्चे में कम्युनिकेटिव इंटेंट नहीं है, उसमें सबसे पहले हमको वही लाना होता है। उसकी पसंद की चीज हाथ में ले लें, देखें वो आता है कि नहीं। ये जो बचपन में हम बच्चों के साथ गेम खेलते ना, 1 2 3 गुदगुदी लगा दी, फिर यूं करके कोई चीज छुपा ली और फिर निकाली और बच्चा ढूंढ रहा है, ये सब कम्युनिकेशन इंटेंट ही डेवलप करने के लिए होता है। इसका मतलब बच्चे के अंदर से आए कि मुझे भी बताना है कुछ, वो फीलिंग अंदर से लाने के लिए। क्योंकि अगर मूड नहीं है या अंदर से नहीं है मन बात करने का, तो कोई बच्चा बात नहीं करेगा। बच्चा क्या, हम भी बात नहीं करेंगे। अगर अभी मेरा मन नहीं हो बात करने का, मैं चुप यूं बैठ जाऊंगी, आप लोग कितना भी बोल लें, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी ना। तो द सेम थिंग विल हैपन। इसीलिए कम्युनिकेटिव इंटेंट होना जरूरी है बच्चे में। अगर वो नहीं है तो आप जितना भी बोल दें, एप्पल बोल, केला बोल, केला बोल, वो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको अंदर से फीलिंग ही नहीं कि मुझे बोलना चाहिए। तो जब वो वही नहीं आएगा तो आप, फिर तो वो एक टॉर्चर है बच्चे के साथ कि आप उसको फोर्स कर रहे हैं, वो नहीं करेगा। तो इसलिए पहले वो स्किल लाना जरूरी है बच्चों में जो नॉन वर्बल होते हैं, कि क्या वो अंदर से बताना चाहते हैं कि नहीं। कभी कभी अगर वो वर्बली नहीं बताना चाहते, इसीलिए सबसे पहला साइन क्या सिखाते हैं, दे माला दे, कि अगर मुंह से नहीं बोल सकता, कम से कम हाथ से ऐसे करके तो बताए कि उसको कोई चीज चाहिए। सबसे पहले ज्यादातर स्पीच थेरेपिस्ट क्या सिखाते हैं, दे दो, गिव मी, दे, इसीलिए कि एक इंटेंट का पता चलने लगे हम। तो दैट इज कम्युनिकेटिव इंटेंट। उसके बाद आता है इमिटेशन। इमिटेशन यानी कॉपी। फॉर एग्जाम्पल, ट्विंकल ट्विंकल अगर मैंने किया, बच्चा भी कॉपी कर रहा है। मैंने अगर ओ ऐसे करके बोला, तो बच्चा भी ओ ऐसे करके बोले। या फिर अगर मैं कंघी कर रही हूँ तो बच्चा भी कोम लेके करे। हम देखते हैं ना कि ज्यादातर बच्चे आजकल मोबाइल फोन कान पे रख के ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उनके पापा या मम्मी बात करते हैं। वो कॉपिंग होता है। तो कॉपी करने को इमिटेशन बोलते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। एक नॉन वर्बल इमिटेशन, तो उसमें हो गया कि हमने एक्शन किया। अगर मैं यूं करके कर रही हूँ तो वो बच्चा भी कॉपी करे। अगर मैं यूं कर रही हूँ, या इंसी विंसी स्पाइडर, या वो आप लोग की मराठी की है ना, ससा दिस्तो कसा, अगर आप उसका एक्शन करें तो बच्चा कॉपी करे, वो नॉन वर्बल इमिटेशन। उसका भी एक होता है कि ब्रेन मूवमेंट, दूसरा हम फिंगर से मूवमेंट्स करते हैं, वो कॉपी करे, ये हो गया। या अगर मैं बोलूं, बोलते हैं डोले, नाक, कान, टोन, बच्चा भी कॉपी करके सेम चीज को दिखाता है। अगर मैं बोलूं डोले, तो वो भी यूं फिंगर रख के दिखाए, तो वो मुझे कॉपी कर रहा है, दैट इज कॉपी। नेक्स्ट हो जाता है ओरोमोटर इमिटेशन। उसमें बोलने का नहीं, ओरल इमिटेशन में आएगा। अगर मैं बोलूं ऊ, तो वो भी ऊ करे, ई। मैं बोलूं फ्लाइंग किस दूं, तो वो भी फ्लाइंग किस दे। मैं बोलूं गाड़ी कैसे जाती है, तो वो भी कॉपी करे। अगर मैं ब्लो करूं तो वो भी ब्लो करे। वो होता है ओरल इमिटेशन। फिर आता है वर्बल इमिटेशन। अगर मैं बोलूं बाबा, वो बोले बाबा। मैं बोलूं एप्पल, तो वो कॉपी करे एप्पल। अगर मैं बोलूं दिस इज एन एप्पल, वो कॉपी करे दिस इज एन एप्पल। ये हो जाता है वर्बल इमिटेशन। तो ठीक है, तो हमको इस हर तरह की कॉपिंग स्किल्स बच्चे में होनी चाहिए, तभी वो बच्चा अच्छे से सेंटेंसेस में बात करना सीखेगा। तो ये भी अगेन राइम्स के साथ, हम ये जो किचन सेट खेलिए, डॉक्टर सेट खेलिए बच्चों के साथ अपने, उस तरह के गेम्स में। बच्चे अगर बड़े हैं आपके, तो घर के काम में इन्वॉल्व करिए। आप नोटिस करते होंगे, 1-2 दिन आप कर रहे हैं, तीसरे दिन बच्चा भी कॉपी करने लगता है। जो घर के काम होते हैं ना, कि खाना कैसे बनाना है, पोछते कैसे हैं, डस्टिंग कैसे करते हैं, आजकल लॉकडाउन है तो झाड़ू कैसे लगाते हैं, आप करें, फिर बच्चे से भी करवाइए वो, तो ही इज लर्निंग टू कॉपी यू। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज आप बिठा के ही करें, घर के काम के थ्रू भी आप कॉपी सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है एक्शंस को खेल में यूज करना। बहुत बच्चे हम देखते हैं ऑटिज्म के या उसके ऐसे कर करके सिर्फ व्हील्स के साथ खेलते हैं, ऐसे
यूं यूं करके व्हील्स के साथ खेलेंगे या फिर यूं यूं करके उसको देखते रहेंगे, बट मीनिंगफुल गेम नहीं खेलते। वो भी हमको कॉपिंग और इमिटेशन के थ्रू सिखाना होता है बच्चों को कि गाड़ी है अगर तो उसको यूं करके चलाओ, तो उसको यूं करके चलाओ, तो उसको उल्टा करके यूं 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 करके उससे जो है खेलो मत। तो आपको खेल, इसीलिए खेल इतना इम्पोर्टेंट है छोटे बच्चों के लिए। हम लोगों के उसमें बोलते हैं प्ले इज लर्निंग, मतलब खेलना ही पढ़ाई करना है। छोटे बच्चों के लिए खेलना ही पढ़ाई करना है। तो जब आप उनके साथ गेम्स खेलते हैं, मोबाइल पे नहीं, मम्मी पापा साथ में खेलते हैं, तो वो बच्चे अंदर कुछ ना कुछ उससे सीख रहे हैं। इसीलिए छोटे बच्चों के साथ खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बच्चों के साथ भी आप काम कर सकते हैं। यू कैन यूज, घर के काम हो गए और भी गेम्स हो गए, वो सब आप उनके साथ खेल सकते हैं। छोटे बच्चों एक डॉल लेके, हर घर में एक बार जरूर होता है, डॉल या टेडी बेयर लेके डॉल को सुला दो, डॉल झोपली जो कर, खाना दे दो डॉल। ये सारे गेम्स जब हम खेल, और कॉपीइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा कॉपी नहीं करेगा तो फिर वो आगे जाके हमारे वर्ड्स भी कॉपी कैसे नहीं करेगा ना। जब मैं उसको सिखाऊंगी कि बोलो दिस इज हिप्पोपोटामस, वो पहले तो कैसे बोलेगा, ही हैव टू कॉपी व्हाट आई एम सेइंग, तो वो कॉपी तभी करेगा। इसीलिए पहले हम कॉपीइंग पे काम करते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब अभी मेरे हाथ में एक चीज है, दिख रही है सबको चीज? यस, नो, प्लीज नॉट, गिव मी थम्स अप सो आई कैन सी। हाँ, अभी मैंने ये चीज हटा दी, आप सबको याद है वो चीज बस थी? यस, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस है। मैंने चीज हटा दी फिर भी आपको याद है। सेम थिंग बच्चे में आना जरूरी है। पहले टॉयज के साथ, ये जो हम बच्चों के साथ ये वाला गेम खेलते हैं, पीकबू वाला, आंख बंद कर लिया, किधर है किधर है इधर है वाला गेम खेलते हैं, ये भी सेम चीज है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? बच्चे को हम हरदम शब्द तो नहीं बोलते हैं ना, एक बार सिखा दिया और हटा दिया। फॉर एग्जाम्पल, रोज मैंने बच्चे को एप्पल सिखाया, एप्पल की फोटो दिखा के हटा दिया। बाद में जब आगे जाके अगर वो एप्पल बोलेगा तो उसके दिमाग में वो इमेज स्टोर होनी चाहिए, वो परमानेंटली उस ऑब्जेक्ट की पिक्चर उसके दिमाग में स्टोर हो जानी चाहिए, ताकि जब वो सोचे एप्पल तो दिमाग में उसके आए कि हाँ वो रेड कलर का होता है, ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं बोलूं बिरयानी, तो आप में से ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे? चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, वो अलग बात है, बट सब ने किसी ना किसी फॉर्म में बिरयानी खाई है, तो वो सोचेंगे आप बिरयानी की स्मेल ऐसी होती है, कलर देखने में ऐसा होता है, टेस्ट ऐसा होता है। हम दिमाग में याद कर सकते हैं ना, क्योंकि वो परमानेंटली हमारे दिमाग में वो चीज स्टोर हो गई है। इसलिए हम सोचते ही हमको उसका स्वाद पता चलता है, उसका जो है स्मेल कैसी होती है और उसकी टेस्ट कैसा है, उसका जो है कलर कैसा होता है, हम कौन बनाता है, वो सब हमको याद आ जाता है। तो अगर बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होगी तो वो ये सब चीजें याद नहीं रख पाएगा। इसीलिए हम देखते हैं बहुत बच्चे क्लास में उन्होंने बहुत अच्छे से याद कर लिया, बट कुछ दिन अगर वो प्रैक्टिस नहीं कराया और फिर वापस आए, भूल गए। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट परमानेंस अगर बच्चे में है तो वो इतना ध्यान देके तब सुन के उसको याद कर लेगा, परमानेंटली उसके दिमाग में वो फिट हो जाएगी बात। तो फिर बिना पिक्चर के भी, बिना चीज दिखाए भी उसको याद रहेगा कि वो क्या चीज है। ये जरूरी है ताकि वर्ड्स याद रहे, क्योंकि हरदम फोटो नहीं दिखती है। जो वर्ड आपने सीख लिया वो आपके दिमाग में वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, रजिस्टर हो जाएगा। ओके, दैट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसके बाद है कॉज एंड इफेक्ट, मतलब ये चीज मैं करूंगा तो उसका ये इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे सिंपल, हम लोग जब छोटे थे हमें पता था अगर पानी में जाके मैं खेलूंगी तो मम्मी से मुझको एक थप्पड़ मिलेगा। छोटे थे तो वो क्लियर था कि अगर मैंने कुछ सामान घर में तोड़ा तो मम्मी डांटेगी। कॉज क्या है? सामान तोड़ा मैंने। इफेक्ट क्या हुआ? मम्मी पापा ने डांटा, मम्मी पापा वर स्कोल्डिंग, वो होता है कॉज एंड इफेक्ट। छोटे बच्चों का कैसा होता है? ये जो आपके टॉयज होते हैं जिसमें आवाज होती है, आपने बटन दबाया और उससे आवाज हुई तो बच्चा वो सीखता है कि अच्छा मैंने बटन दबाया तो आवाज आई।
मैंने बटन दबाया तो लाइट ऑन हुई। वो खिलौने आते हैं ना छोटे बच्चों के, जो टॉयज आते हैं वो यही होते हैं। तो बेसिकली दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? कॉज एंड इफेक्ट जिस बच्चे में होगा वही ये बात समझेगा कि अच्छा मैं शब्द बोलूंगा तो मेरा काम होगा। अगर मैं बोलूंगा मम्मी मुझे एप्पल दे दो तो मुझे एप्पल मिलेगा। जिस बच्चे को कॉज एंड इफेक्ट समझ में नहीं आएगा उसे ये समझ में नहीं आएगा कि ओ अगर मैं मुंह से बोलूंगा या हाथ से बताऊंगा पॉइंट करके तभी चीज मिलेगी। कई बार यही होता है बच्चों में, उनको कॉज एंड इफेक्ट समझ में नहीं आता, इसलिए उनको समझ ही में नहीं आता मैं शब्द यूज क्यों करूं, क्या जरूरत है वर्ड्स बोलने की, क्या जरूरत है एप्पल बनाना सीखने की, उससे क्या हो जाएगा। लेकिन जब वो बच्चा ये समझेगा ओ मैं एप्पल बोलूंगा तो मम्मी एप्पल देगी, मैं हो या यस बोलूंगा तो मुझको चीज मिलेगी, तभी वो उस वर्ड को यूज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कॉज एंड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो उस तरह के गेम होते हैं ना, बॉल नीचे डालो तो वो जो है ये लाइट ऑन हो जाएगी, या फिर करेक्ट बटन दबाओ तो लाइट ऑन हो जाएगी। और सिंपल चीज हम लोग थेरेपी में खेलते हैं ना, वो रिंग्स डालने वाला गेम होता है, जो बच्चे से क्या बोलते हैं रिंग्स डालो, जैसे ही बच्चे ने रिंग डाली सबके सब ओ वाओ वेरी गुड, सब ताली बजा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो बच्चा क्या सोचता है, काम करता हूँ तो सब मेरे लिए खुश होते हैं, सब गुड जॉब बोलते हैं, इसलिए वो फिर से कोशिश। दैट इज ऑल्सो कॉज एंड इफेक्ट। कि हम कैसे करते हैं कि अगर बच्चे ने एप्पल बोल दिया, हम कितनी वाह बहुत अच्छा किया, गुड जॉब, ऐसे ही सब टीचर और सब लोग बोलते हैं ना हम लोग, उससे क्या होता है कि यस ये काम अच्छे से हो गया है, तो उसी से वो आगे फिर और कोशिश करता है। तो ये होता है कॉज एंड इफेक्ट। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चा दिमाग यूज करे। फॉर एग्जाम्पल सबसे इजी ये होता है, अगर मैं इधर से चल के जा रहा है, बीच में एक चेयर रखी है, बच्चा उसमें लड़ता नहीं है, वो दिमाग यूज चेयर को साइड में पुश कर देगा या फिर चेयर के साइड से निकल के चला जाएगा, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। खेल में भी यही होता है, कोई चीज फिट नहीं हो रही है, जो हमारे शेप सॉर्ट्स होते हैं कि वो ना करेक्ट जगह पे करेक्ट शेप डालो, तो बच्चा ट्राई करेगा, एक जगह फिट नहीं हुआ फिर दूसरे में ट्राई करेगा, उधर भी फिट नहीं हुआ फिर तीसरे में ट्राई करेगा तो डाल देगा। दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? जब बात करने की बारी, वो खड़ा हुआ है उसको पानी चाहिए, वो बोल नहीं रहा, मम्मी भी चुप है, तो अगर बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो ये मम्मी मुझे पानी क्यों नहीं दे रही है, मैं पानी के पास बॉटल के पास खड़ा हुआ हूँ, तो फिर वो मम्मी को बताने की, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, या बॉटल की तरफ पॉइंट करेगा, या मुंह से की बॉटल चाहिए या पानी चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर नहीं होगी बच्चे में तो वो ये आएगा मैं कहाँ कहाँ वर्ड यूज कर सकता हूँ। फिर क्या होगा कि सिर्फ क्लासरूम में बात करेगा या सिर्फ थेरेपी सेशन में बात करेगा या मम्मी के साथ बात करेगा, बाकी जगह बात करने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे में होनी चाहिए। ये छोटे छोटे गेम आप लोगों की शेप सॉर्टर, मैचिंग, सॉर्टिंग वाले गेम्स होते हैं, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं। तो जब आप स्कूल में टीचर बच्चे से सॉर्टिंग कराती है कि फ्रूट्स इधर रखो, वेजिटेबल रखो, सारा रेड कलर इधर रखो, ब्लू कलर उधर रखो, तो वो सॉर्टिंग प्रॉब्लम सिखा रही है, ताकि बाद में बच्चा दिमाग में भी वर्ड्स को सॉर्ट कर सके। ताकि पूछे मुझे वो फ्रूट का नाम बताओ जो रेड कलर का है, तो बच्चा को दिमाग में सॉर्ट ना, अच्छा फ्रूट्स मतलब एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, उसमें से रेड कलर का मतलब बाकी को हटाओ, सिर्फ एप्पल चुनो, फिर एप्पल बोलो। वो स्किल लाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सॉर्टिंग, मैचिंग ये सब आना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो है स्कूल में आपके या थेरेपिस्ट बहुत इन सब पे काम करती है। तो ये होती है प्री रेक्विजिट या प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स, जो कि आपकी अटेंशन, सिटिंग बिहेवियर, कंप्लायंस और आई कांटेक्ट और इमिटेशन में भी सेम चीजें होती है, ये बस एक दूसरा तरीका है वही चीज समझाने का। ऑलराइट, ये होता है वो। नेक्स्ट, अभी जब आप लोग थेरेपी के लिए आते हैं, स्पीच थेरेपी के लिए, सब पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा मुंह से बोले, हम भी यही चाहते हैं कि बच्चा वर्बल हो, मुंह से बोले, बट कई बार बच्चे जो हैं उनको टाइम ज्यादा लगता है साउंड्स निकालने में, शब्द बोलने में, या फिर वो नहीं बोल पा रहे हैं,
तब क्या उस बच्चे को क्या उसको कोई राइट नहीं है कि वो अपनी बात समझाए आपको? क्या जो मुंह से नहीं बोल सकते उनको कोई राइट नहीं है अपनी बात समझाने को? यस और नो? यू कैन नॉड योर हेड एंड टेल मी। उनको भी राइट है ना, उनको भी अधिकार है ना कि वो बताए उनको जो बताना है, राइट? वहां पे आता है AAC, ये भी आजकल बहुत सब लोग सुन रहे होंगे, ऑल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन। इसका मतलब वो हर तरीका जिससे हम अपनी बात बता सकते हैं बिना बोले। अभी मैं भी कुछ AAC के फॉर्म यूज कर रही हूँ, मैं अपने हाथों से बात कर रही हूँ, कितनी चीजें हाथ से बता रही हूँ। जो मैंने ये प्रेजेंटेशन आपकी स्क्रीन पे डाल रखा है लिख के, वो भी एक AAC का फॉर्म है। हम सब AAC यूज करते हैं। अभी मैंने देखा एक सर थे, वो किसी को बोल रहे थे शायद जाने को, उन्होंने मुंह से कुछ नहीं बोला बट हाथ से यूं यूं कर रहे थे, तो वो भी AAC यूज कर रहे थे। आप सबको व्हाट्सएप पे मैसेज आया, वो भी एक AAC का तरीका था, लिख के बताना। हम लोगों ने सबने स्कूल में एक दूसरे को चिट पास की है, लिख के। टीचर डांटेगी अगर बात करेंगे तो पेपर पे लिख के अपने फ्रेंड से बात की है, राइट? बगल में जो मेरी फ्रेंड बैठती थी, मैं उससे नोटबुक में लिख के बात करती थी। तो वो भी एक तरह का AAC है। हम सब AAC यूज करते हैं, बस हम सब AAC के साथ मुंह से भी बात करते हैं, ठीक है? बट कुछ बच्चे जो है अभी मुंह से बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते हैं, तो क्या इसका मतलब उनको हम सिखाए ही नहीं? या अगर देर आ रही है तो तब तक क्या करें? अगर कोई बच्चा अभी नहीं बोल सकता, मे बी वो 2 साल बाद बोलना शुरू करेगा, अभी वो रेडी नहीं है बोलने के लिए, तो क्या वो 2 साल तक वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा? उसी से हम देखते हैं बच्चे गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चीजें तोड़ते हैं, बहुत रोते हैं, क्योंकि हमें उनकी बात समझ ही में नहीं आ रही है। उनको तो हमारी बात समझ में आ गई, बट हमारी बात उनको समझ में नहीं, उनकी बात हमको समझ में नहीं आ रही है। बच्चा क्या बोल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम AAC यूज करते हैं। तो AAC अलग अलग तरीका का होता है। एक होता है नो टेक्नोलॉजी वाला, जिसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं यूज हो रही। आज जो हम आप सब मेरे साथ यूज कर रहे हैं, थम्स अप, यस, नो, वो एक तरह का AAC होता है। फेशियल एक्सप्रेशन, यूं करके देखना गुस्से में, यूं करके देखना खुशी में, यूं करके सोचना क्या हो गया कंफ्यूजन में, वो भी AAC है। कई बार मुझे बहुत लोगों की शक्ल देख के पता चल रहा है उनको बात समझ में आ रही है कि नहीं। आप लोग कुछ नहीं बोल रहे, बट मैं आपका फेस देख के डिसाइड बता सकती हूँ कि आपको बात समझ में आ रही है। तीसरा है बॉडी लैंग्वेज। कभी कभी क्या होता है, किसी को गुस्सा आता है, उसकी पूरी बॉडी स्ट्रेट हो जाती है, पूरे बदन से हाथ पैर यूं, हाथ एकदम यूं टाइट करके पकड़ लेता है, उससे भी तो पता चलता है ना उसको गुस्सा आ गया है। हाँ, कोई दुखी होता है, आंखों से रो रहा है, तो उसको बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है ये बंदा दुखी है, उसको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है ना वो। नेक्स्ट है पॉइंटिंग, उंगली से दिखा के भी मैं कर सकती हूँ कि ऐसे करके, ये भी एक तरह का AAC। तो जो बच्चा अभी मुंह से नहीं बोल रहा है, हम उसको इन चीजों से सिखा सकते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुमको क्या बात करनी है, तुम हमको बताओ, ठीक है? ये होता है एक फॉर्म। दूसरा होता है लो टेक AAC। लो टेक AAC में मतलब हम कोई भी हाईटेक डिवाइस, लो टेक AAC में ऐसी पेन पेपर ऐसी चीजें हम यूज करते हैं। एक है कम्युनिकेशन बोर्ड, आप में से ज्यादातर ने PECS के बारे में सुना है, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, PECS, जिनके बच्चे ऑटिज्म कैटेगरी के हैं उन्होंने सुना होगा। दैट इज अ लो टेक AAC डिवाइस। तो उसमें क्या है, एक कम्युनिकेशन बोर्ड दे देते हैं हम बच्चे को, जिसमें पिक्चर्स बनी हुई हैं, और बच्चे को अगर एप्पल चाहिए तो वो एप्पल को पॉइंट कर देगा, अगर उसे टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट की पिक्चर को दिखा देगा, तो मम्मी समझ जाएगी ओ उसको बाथरूम जाना है, उसको लेके चली जाएगी। वो होता है PECS कम्युनिकेशन बोर्ड। दूसरा होता है अल्फाबेट चार्ट। तो एक चार्ट पे A to Z लिख दिया जाता है, और बच्चे को अगर बोलना है पानी, तो वो अगर मराठी या हिंदी में तो प आ ई कर देगा, अगर इंग्लिश में है तो WATER ऐसे पॉइंट करके बता सकता है। तीसरा है पेन एंड पेपर, उसमें लिख के कुछ बच्चों के साथ हम, जिनकी राइटिंग है उनको लिख के हम करना सिखा सकते हैं। और ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, बड़ों के साथ भी यूज होता है। हाँ, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके एक्सीडेंट हो गए या जिनको पैरालिसिस हो गया है और अब बोल नहीं पा रहे हैं, हम उनके साथ भी यही चीजें यूज करते हैं। तो इसकी कोई एज नहीं होती है। नेक्स्ट आता है फोटोग्राफ्स।
कि आपने फोटोज रख दिया, अलग चीजें, फोटो पॉइंट करके भी बता सकता है कि उसे क्या करना है। उसके बाद आते हैं हाई टेक डिवाइसेस। आजकल लोगों के पास आईपैड है, मोबाइल फोन है, इन सब पे भी जो है लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फोन जो है, मैं आपको दिखाती हूँ फोन के साथ। ये मेरा फोन, इस पे दिखेगा नहीं, खैर फोन पे एप्स आते हैं, उसमें ये सारी पिक्चर्स होती है। तो बच्चे जब उस फोन पे उस पिक्चर को क्लिक करते हैं तो वो फोन से ही वो वर्ड आ जाता है। आई थिंक प्रेजेंटेशन के बाद एंड में मैं अपना आईपैड कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगी, अगर कनेक्ट हो जाएगा तो, कि एक AAC डिवाइस कैसा होता है। ठीक है, तो ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं। बहुत बार लेजी है, कौन टाइप करेगा, रिकॉर्डर दबाया, मुंह पे ऐसे मोबाइल रख के बोल दिया और भेज दिया और उसने सुन लिया। तो आप लोगों से अगर यस पृथ्वी के पापा, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा माइक, देन हाँ, यस यस। सर। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा नॉलेज दिया आपने। मुझको उसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चंस, काफी क्वेरीज है, जैसे कि अगर बच्चा पार्टली लैंग्वेज समझ रहा है। सॉरी, पृथ्वी के पापा, माइक का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, सो थोड़ा सा कम करेंगे तो क्लियरली वॉइस सुनाई देगी आपकी। सिस्टम है मैम। हाँ मैम, थोड़ी अनक्लियर, नेक्स्ट ट्राई, बट चलिए। आवाज आ रही है मैम? हाँ, आ रही है, बोलिए। क्लियर नहीं है बट यस आप पूछिए। मेरा ये कहना था कि मैम, अगर बच्चे को पार्टली कोई लैंग्वेज समझ में आ रही है, इफ ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज प्रॉपरली, या कुछ एक दो चीजें समझ में आ रही, बाकी चीजें समझ में नहीं आती, इसी प्रकार जो आपने बताया था कि कम्युनिकेटिंग जो है वो भी एक आधा चीज में है, बाकी चीज में इंटरेस्ट नहीं है या शो नहीं करना। अब हमारा डाटा जो है कम से कम 15-20 पोएम गाता है, 1 to 20 बोलता है, ABCD बोलता है, लेकिन मजा है कि हम बोलेंगे तो बोलेगा। इसी प्रकार वर्ड्स पापा मम्मी या और कुछ उसे है तो नीदर ही शोज पॉइंटिंग, नीदर बस एक गुस्सा और हंसी, दो ही एक्सप्रेशन है उसके, काफी ज्यादा समझना पड़ता है। 2-4 डाउट से आपको काफी कंफ्यूज हो गया, 4.5 साल का हो गया, बात नहीं कर रहा है। तो सर, आप जो बता रहे हैं क्लियरली इस बच्चे को काफी कुछ समझ में आ रहा है, बट वर्बली अभी शायद ये उतना रेडी नहीं है बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन के लिए। इज प्रोबेबली वो शायद इसके लिए रेडी है कि वो कुछ वो सिर्फ रिपीट कर रहा है, उसने जो बाय हार्ट है राइम्स वो है, बट बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन में अभी नहीं आया है। तो अभी उसकी एक तो वो प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स पे जो थेरेपिस्ट है वो और काम करेंगे, और अगर वो पॉइंटिंग कर रहा है तो यू शुड नहीं कर रहा है, फिर भी जो है वर्क ऑन हिज, दो चीज में करता है। आपको अपने थेरेपिस्ट के साथ काम करना होगा। कैंडिडेट को शायद क्योंकि वो चीजों के लिए उसको बोल पा रहा है, तो यू कैन यूज पिक्चर एक्सचेंज और पिक्चर पॉइंटिंग, क्योंकि कई बच्चे उससे बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो उनका इंटेंट आना, उनका जॉइंट अटेंशन, उनका प्रैक्टिस स्किल्स की जो बात समझ गए उसको बोलना, वो सब जो है आ सकता है। तो आप आपके जो भी थेरेपिस्ट हैं उनसे बात करिए, इफ यू कैन यूज पिक्चर एक्सचेंज। डोंट थिंक इमीडिएटली मोबाइल फोन में हाईटेक डिवाइस, नो, बेसिक पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। पॉइंटिंग करवाइए उससे, तो उससे
पहले लैंग्वेज ही नहीं समझ रहे हम। प्रॉब्लम एक जगह के काम करे, ध्यान फोकस दे, हम जिस चीज को दिखा रहे हैं आई कांटेक्ट उस चीज के साथ भी करे, हमारे साथ भी करे, वो सब और बेटर होगा, तभी वो लैंग्वेज जो है समझेगा बेटर। सो ही इज प्रोबेबली एट द प्री लिंग्विस्टिक लेवल। लैंग्वेज सिखाने से पहले आपको वो सब सिखाना पड़ेगा। एक्चुअली कैसा है मैम, मल्टीपल लैंग्वेज भी असर करता है इनको। फ्रॉम तो हिंदी भी चल रहा है, मराठी भी चल रहा है, स्कूल में मराठी भी चल रहा है, घर पे मलयालम चल रहा है, तो ये बहुत बड़ा इशू है। ऑफ कोर्स सिंगल लैंग्वेज बहुत इजी होता है, बट कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो कहती है जिन बच्चों को एक से ज्यादा लैंग्वेज का एक्सपोजर हो रहा है वो दूसरे बच्चों से कम परफॉर्म। रेगुलर एक्सपोजर कोई गलत नहीं है उसमें, क्योंकि वो घर के बाहर जाता है तो ज्यादातर लोग मराठी ही बोलते हैं यहाँ पे, राइट? स्कूल जाता है या वो करता है, और घर में आप अपनी लैंग्वेजेस बात कर रहे हैं, इट्स ओके। ट्राई टू स्टिक टू वन लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल, बट ये जरूरी नहीं है कि आप बाकी लैंग्वेजेस को उसकी लाइफ से डिलीट कर दीजिए। डोंट डू दैट। देयर इज नो स्टडी विच सेज कि बच्चा जो एक लैंग्वेज सुनता है वो ज्यादा अच्छा करता है। ओके, हाँ, इट इज नॉट पॉसिबल। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इट इज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए वो करिए। ऑलराइट, आई थिंक मैम आपको 2-3 मिनट बाद फिर से मीटिंग ज्वाइन Yes. करना पड़ेगा। यस, Because, एक्चुअली मैं वही बोलने वाली थी अभी. हाँ, येस, एक मिनिटात आपली डिस्कनेक्ट होईल, सो परत आपण कनेक्ट करूयात. आणि ज्यांचे क्वेश्चन्स असतील जस्ट रेज युअर हँड. आपण 1-2 अजून क्वेश्चन्स घेऊ शकतो. त्यानंतर सचिन सर आभार प्रदर्शन करतील. जस्ट वोट ऑफ थँक्स एंड. प्रवीण सर, आय थिंक एंड करूयात आपण आणि परत सगळेजण कनेक्ट करूयात सेम लिंक वर, सो बेटर होईल. Yes, we'll connect with same link again.